नमस्ते और स्वागत है इस विशेष सत्र में। आज हम भारत के परिवहन नेटवर्क में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालेंगे। ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसीज। सोचिए, मालगाड़ियों के लिए बिल्कुल अलग, एकदम तेज रफ्तार वाले रेलवे ट्रैक। आपको पता है, कुछ साल पहले तक तो हमारी मालगाड़ियों की औसत रफ्तार, वो कहते हैं ना, कछुए की चाल जैसी थी, मुश्किल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसी धीमी रफ्तार, फिर वो जो मौजूदा ट्रैक थे वो पहले से इतने भरे हुए थे, मतलब पैसेंजर ट्रेनों के साथ जगह ही नहीं बचती थी और लागत भी बढ़ रही थी। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ही डीएफसीज का आइडिया आया और इन्हें बनाया गया। ये आप कह सकती हैं सिर्फ माल ढुलाई के लिए समर्पित हाई स्पीड रेल लाइनें हैं, एकदम अलग। आज की हमारी जो ये चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि भाई ये डीएफसीज असल में हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी इतनी, और अब जब ये मतलब काफ़ी हद तक चालू हो गए हैं तो इनका भारत के व्यापार पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर दिख रहा है। हमारे पास इस पर कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं, तो हम उन्हीं के आधार पर बात करेंगे। हाँ, और ये समझना कि मालगाड़ियों को यात्री ट्रेनों से बिल्कुल अलग करने की नौबत क्यों आई, ये अपने आप में काफी अहम है। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, ये डीएफसीज आखिर हैं क्या चीज? देखिए, ये खास तौर पर मालगाड़ियों के लिए ही बनाई गई अलग रेल लाइनें हैं। ये बिजली से चलती हैं, ब्रॉड गेज पर ही हैं। लेकिन सबसे खास बात यही है कि ये जो हमारा मौजूदा यात्री ट्रेनों का नेटवर्क है ना, उससे पूरी तरह से अलग है। मतलब मालगाड़ियों के लिए अपना एक अलग सुपर हाईवे समझ लीजिए। अभी दो मुख्य कॉरिडोर हैं जो लगभग तैयार हो चुके हैं। पहला है ईस्टर्न डीएफसी या ईडीएफसी। ये पंजाब में लुधियाना से शुरू होकर बिहार में सोननगर तक जाता है, लगभग 1337 किलोमीटर। और ये वाला तो अब पूरी तरह से चालू है। दूसरा है वेस्टर्न डीएफसी, डब्ल्यूडीएफसी। ये मुंबई के पास जो जेएनपीटी पोर्ट है, वहां से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में दादरी तक जाता है, करीब 1506 किलोमीटर। इसका भी आप मानिए लगभग 93% हिस्सा काम कर रहा है। बस एक छोटा सा आखिरी टुकड़ा बचा है, वैतरना से जेएनपीटी तक का। वो उम्मीद है कि 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। अच्छा, और जाहिर है इतना बड़ी परियोजनाएं हैं ये, तो इनको बनाने और चलाने के लिए कोई खास बॉडी भी होगी? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक कंपनी बनाई गई है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी DFCCIL। ये रेल मंत्रालय के तहत ही काम करती है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसी की जिम्मेदारी है इन कॉरिडोर्स की प्लानिंग करना, इनको बनाना और फिर इनको ऑपरेट करना। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर कि इनकी जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? मतलब जो हमारी पुरानी रेल लाइनें थीं, उनसे काम क्यों नहीं चल पा रहा था? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी वजह थी कि जो हमारी मेन रेल लाइनें थी ना, उन पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खासकर वो रूट जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले मार्ग। अब ये रास्ते जो है, ये पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क का सिर्फ कोई 16% हिस्सा है। लेकिन इन पर 50% से ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक और 50% से ज्यादा माल ढुलाई सब इन्हीं पर हो रही थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कई सेक्शंस में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, वो 115% से लेकर 150% तक पहुंच गया था। बाप रे, 150%! मतलब जितनी जगह है उससे 1.5 गुना ट्रैफिक चलाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल, उससे भी ज्यादा कहीं कहीं। मतलब एक ही पटरी पर आपको पैसेंजर ट्रेन भी चलानी है, मालगाड़ी भी चलानी है। अब पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता देनी पड़ती है, तो मालगाड़ियां घंटों खड़ी रहती थी साइड में। उनकी रफ्तार वैसे ही कम थी और कम हो जाती थी। तो ये समझिए कि एक ही सड़क पर साइकिल भी चल रही है, स्कूटर भी, कार भी और भारी ट्रक भी। नतीजा, कोई भी तेज नहीं चल पाता, सब अटक जाते हैं। और इसके साथ एक और चिंता की बात थी, वो ये कि रेलवे का जो हिस्सा था ना माल ढुलाई में, वो लगातार कम होता जा रहा था। सोचिए, 1950-51 में करीब 88% माल रेल से जाता था और ये गिरते गिरते 2021-22 तक सिर्फ 26% रह गया था। ओ, 88% से 26%, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ज्यादातर माल कहाँ जा रहा था? सड़कों पर, ट्रकों से। तो रेलवे के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपनी ये खोई हुई हिस्सेदारी वापस पाए, और उसके लिए जरूरी था कि वो एक तेज, भरोसेमंद माल ढुलाई सेवा दे सके, और वो मौजूदा ट्रैक पर मुमकिन नहीं हो पा रहा था।
इसीलिए ये अलग DFCIs की जरूरत महसूस हुई। ये तो वाकई बहुत ठोस वजह हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए DFCIs बनाए गए। अब जब ये काफी हद तक जमीन पर आ चुके हैं, खासकर EDFC पूरा और WDFC का बड़ा हिस्सा, तो क्या वो असर दिख रहा है जिसकी उम्मीद की गई थी? क्या बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो दिख रहा है और कई लेवर पर दिख रहा है। सबसे पहले तो रफ्तार और क्षमता। जी। जैसा आपने शुरू में कहा, मालगाड़ियों की औसत रफ्तार पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। DFCI पर यह बढ़कर 75-80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती हैं। 25 से 75-80, ये तो 3 गुना से भी ज्यादा तेज हो गया। बिल्कुल, और क्षमता में तो जबरदस्त इजाफा हुआ है, खासकर WDFC पर। वहां डबल स्टैक कंटेनर चल सकते हैं। डबल स्टैक मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा? हाँ बिल्कुल, एक के ऊपर एक, 2 कंटेनर। और ट्रेनें भी बहुत लंबी हो सकती हैं, करीब 1.5 किलोमीटर तक लंबी ट्रेनें चल सकती हैं इन ट्रैक्स पर। अच्छा, डबल स्टैक और इतनी लंबी ट्रेनें, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही बार में बहुत सारा माल भेजा जा सकता है। सही पकड़ा, एक ही चक्कर में कई गुना ज्यादा माल। इससे क्या होता है, कुशलता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। आजकल रोजाना मतलब डेली 300 से ज्यादा मालगाड़ियां DFC नेटवर्क पर चल रही हैं और ये इंडियन रेलवे की जो कुल माल ढुलाई है ना, उसका 10 से 13% से ज्यादा हिस्सा अब DFC पर आ गया है। और हाल के जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि DFC पर जो माल ढुलाई की मात्रा है वो लगभग दोगुनी हो गई है। ये तो बहुत प्रभावशाली आंकड़े हैं। अच्छा, कुशलता और लागत के बारे में क्या सफर का समय कम हुआ है और क्या लागत पर भी असर पड़ा है? हाँ, सफर के समय में तो नाटकीय कमी आई है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कोयला खदानों से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचने में पहले औसतन 35 घंटे लगते थे। अब DFC के जरिए ये सिर्फ 20 घंटे में पहुंच जाता है। 35 से 20 घंटे, ये तो बहुत समय बच गए। हाँ, एक और उदाहरण देखिए, दिल्ली के पास दादरी से मुंबई के पास JNPT पोर्ट तक कंटेनर भेजने में पहले 3 से 5 दिन लग जाते थे। अब ये सफर सिर्फ 1 दिन में पूरा हो रहा है, 24 घंटे के अंदर। 1 दिन? कहाँ 3-5 दिन और कहाँ सिर्फ 1 दिन? बिल्कुल, तो इससे उम्मीद यही है कि भारत में जो लॉजिस्टिक्स की लागत है, जो अभी काफी ज्यादा है, हमारी GDP का करीब 13-14% है, जबकि जो विकसित देश है वहां ये 8-9% के आसपास होती है। तो उम्मीद है कि DFC से ये लागत कम होगी। एक स्टडी का जिक्र भी है रिपोर्ट्स में, जिसने ये पाया है कि DFC से GDP पर सकारात्मक असर होगा और चीजों की कीमतों में भी थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आपने बताई थी या जो रिपोर्ट्स में है कि समय इतना कम होने और कुशलता इतनी बढ़ने के बाद भी जो माल भाड़े की दरें हैं, मतलब जो किराया है, वो अभी भी पुरानी लाइनों जैसा ही है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है जिस पर इंडस्ट्री की नज़र है। रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि अभी रेट्स कम नहीं हुए हैं। इसके पीछे शायद हो सकता है कि जो इतना बड़ा निवेश हुआ है उसकी लागत वसूलने की कोई रणनीति हो, या फिर हो सकता है कि वो धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप रेट्स को एडजस्ट करने का प्लान हो। लेकिन ये बात पक्की है कि भविष्य में रेट्स में कमी की उम्मीद तो सब कर रहे हैं ताकि DFC का पूरा फायदा मिल सके। सही। और एक और बड़ा फायदा जो आपने बताया था वो है पुरानी पटरियों पर भीड़ कम होना। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब मालगाड़ियां हटकर DFC पर चली गई तो जो पुरानी पटरियां हैं उन पर जगह बन गई। किसके लिए? यात्री ट्रेनों के लिए। तो इससे उम्मीद है कि पैसेंजर ट्रेनों की जो समयबद्धता है, मतलब टाइम पर चलना, वो सुधरेगी और हो सकता है कि भविष्य में कुछ नई पैसेंजर ट्रेनें चलाना भी संभव हो जाए। ये तो यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। और फिर पर्यावरण वाला पहलू भी है। DFCs पूरी तरह से बिजली पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो जो सड़क परिवहन है, ट्रक वगैरह या जो डीजल इंजन से चलने वाली मालगाड़ियां थीं, उनके मुकाबले बिजली से चलने वाली रेलों से कार्बन उत्सर्जन बहुत बहुत कम होता है। एक अनुमान है कि अगले 30 सालों में DFCs की वजह से 45 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। 45 करोड़ टन, ये तो पर्यावरण के लिहाज से बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, बहुत बड़ा। अच्छा, ये सब मुमकिन बनाने के लिए मतलब डबल स्टैक चलाना, इतनी तेज चलाना, इसके लिए जरूर कुछ खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा। ये ट्रैक नॉर्मल ट्रैक जैसे नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ट्रैक काफी अलग और मजबूत है। इनमें ज्यादा वजन सहने की क्षमता है। टेक्निकल भाषा में कहें तो 32.5 टन एक्सल लोड की कैपेसिटी है, जबकि जो हमारे सामान्य ट्रैक होते हैं वो ज्यादातर 25 टन एक्सल लोड के लिए डिजाइन होते हैं।
इसका मतलब ये है कि हर पहिया जोड़ी ज्यादा वजन उठा सकती है, जिससे ज्यादा भारी मालगाड़ियां चलाना संभव होता है। अच्छा, और वो डबल स्टैक के लिए क्या किया गया? हाँ, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए जो ऊपर बिजली के तार होते हैं ना, ओवरहेड इक्विपमेंट, उनको ज्यादा ऊंचाई पर लगाया गया है। इसके लिए एक खास तकनीक इस्तेमाल होती है, हाई राइज पेंटोग्राफ वाली, ताकि जो ऊपर वाला कंटेनर है वो तारों से टकराए बिना आराम से निकल सके। और जाहिर है, इतनी भारी और लंबी ट्रेनों को इतनी तेज रफ्तार से खींचने के लिए बहुत शक्तिशाली इंजन भी चाहिए। तो इनमें बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 12,000 हॉर्स पावर का WAG-12 इंजन। ये भारत में बने सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। तो तकनीक के मामले में भी काफी एडवांस्ड हैं। तो अभी की स्थिति अगर देखें, EDFC पूरी तरह चालू है, WDFC लगभग पूरा होने वाला है 2025 के अंत तक। आगे का क्या प्लान है? क्या सरकार यहीं रुक जाएगी या और भी ऐसे कॉरिडोर बनाने की योजना है? नहीं, योजनाएं तो और भी हैं। EDFC चालू है, WDFC अगले साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद सरकार की योजना कई और DFC बनाने की है, मतलब एक पूरा नेटवर्क बनाने का विचार है। इनमें उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, जो शायद दिल्ली से चेन्नई को जोड़ेगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, कोलकाता से मुंबई तक। एक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की भी बात है, खड़गपुर से विजयवाड़ा तक। और एक सदर्न DFC यानी चेन्नई से गोवा तक। इन सब के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी DPRs या तो बन रहे हैं या फिर जमा हो चुकी हैं। तो लक्ष्य यही है कि पूरे देश में माल ढुलाई के लिए ऐसे समर्पित गलियारों का एक पूरा जाल बिछा दिया जाए। ये तो पूरे देश के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की एक बहुत बड़ी पहल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये महज रेल की पटरियां नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो धमनियां हैं उनको मजबूत करने जैसा है। माल का तेजी से पहुंचना, सही समय पर पहुंचना और उम्मीद है कि भविष्य में कम लागत पर पहुंचना, ये हम सभी के जीवन को कहीं ना कहीं बेहतर बनाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए जटिल प्रोजेक्ट रहा है। इसमें देरी भी हुई है, लागत भी बढ़ी है, इन सब चुनौतियों का जिक्र भी है रिपोर्ट्स में। लेकिन अब इसके जो फायदे हैं वो साफ तौर पर दिखने लगे हैं। ये निश्चित रूप से रेलवे का माल ढुलाई में हिस्सा बढ़ाने और देश की पूरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को सुधारने में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और यहाँ पर शायद एक सोचने वाली बात ये उठती है, एक विचारणीय प्रश्न, कि ये जो इतना बड़ा निवेश हुआ है और जो क्षमता तैयार हुई है DFC से, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए और असल में वो जो लॉजिस्टिक्स लागत है उसको ग्लोबल लेवल पर कम्पिटिटिव बनाने के लिए आगे और किन कदमों की जरूरत होगी? क्या सिर्फ ये नए ट्रैक बना देना ही काफी है, या फिर हमें माल भाड़े की दरों को लेकर, या फिर पोर्ट्स और इनलैंड डिपो से कनेक्टिविटी को लेकर, जिसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कहते हैं, और ऑपरेशनल तौर तरीकों में भी कुछ तालमेल बिठाने वाले बदलाव करने होंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे ध्यान देना होगा। खैर, आज की इस बहुत ही विस्तृत और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बात करके अच्छा लगा। हम जल्दी एक नए और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।